नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। आज हम आरपीएससी की एक बहुत बड़ी वैकेंसी नगर पालिका ईओ एवं आरओ की तैयारी अपने इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरू करने जा रहे हैं। अपन यहाँ पर ईओ आरओ के पार्ट बी की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, बीच में आधा अधूरा करके नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी साथी ईओआरओ की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारी इन क्लासों के साथ जरूर जुड़े। आपके ईओआरओ बनने के सपने में हमारी ये क्लासें आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। हम इन क्लासों में नगर पालिका अधिनियम 2009 जो है उसका बहुत ही सरल भाषा में आपको अध्ययन करवाएंगे। साथ ही हर चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो सभी साथी हमारी इन क्लासों से जरूर जुड़े। आज हम ये हमारी पहली क्लास है और इसमें अपन नगर पालिका अधिनियम 2009 के जो शुरुआती क्षण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और धारा 1 से 4 तक अपन इस क्लास में अध्ययन करेंगे। चलो चलते हैं। नगर पालिका अधिनियम 2009 को जानने से पहले अपने को 74वां संविधान संशोधन, कौन सा 74वां संविधान संशोधन जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो 74वां संविधान संशोधन है वही नगर पालिका अधिनियम 2009 की जननी है। यानी कि इस 74वें संविधान संशोधन से ही जो वर्तमान में नगर पालिका अधिनियम है चल रहा है 2009 का, वो लागू हुआ है। यानी कि इसकी नगर पालिका अधिनियम की आधारशिला अपन 74वें संविधान संशोधन को कह सकते हैं। इसलिए नगर पालिका अधिनियम 2009 को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा यहाँ पर 74वें संविधान संशोधन के बारे में जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि मकान तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक उसकी नींव मजबूत न बनाई जाए। ठीक है, ये इसकी नींव है नगरपालिका अधिनियम की, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। क्या हुआ, भारत में पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग नगरपालिका कानून बने हुए थे, लेकिन 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो शहरी स्थानीय निकाय है उनको मजबूती प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन लाया गया। इस संशोधन से पूर्व जो नगर पालिकाएं हैं वो राज्य सरकार के नियंत्रण में थी। किसके नियंत्रण में थी? राज्य सरकार के नियंत्रण में थी। कोई भी काम होता नगर पालिकाओं को शहरों में विकास कार्यों से संबंधित उनकी हर किसी कार्य की अनुमति लेने के लिए राज्य सरकार के पास जाना पड़ता था। इसलिए उन कार्यों में अनावश्यक देरी लगती थी, बाधाएं उत्पन्न होती थी। इसलिए 1992 में 74वां संविधान संशोधन लागू बनाया गया ये, और इस संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। यानी कि संविधान में नगर पालिकाओं का उल्लेख हुआ कि नगर पालिकाएं कैसे बनानी है, कैसे नगर पालिकाएं काम करेगी, क्या काम करेगी, कैसे इनके इलेक्शन होंगे, कहाँ कहाँ नगर पालिकाएं होगी, ये सब इस 74वें संविधान संशोधन में कंप्लीट रूप से बताया गया है। अपन क्या पढ़ा अपन ने अभी तक? अपन ने ये पढ़ा कि 74वें संविधान संशोधन जो था वो क्यों किया गया? शहरी स्थानीय निकाय उनको मजबूती प्रदान करने के लिए। इस संशोधन से पूर्व जो नगर पालिकाएं थी वो राज्य सरकार के अंडर में थी। क्लियर? इस संशोधन से क्या हुआ? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। ये लाइन याद करना अच्छे से, ठीक है। इस संशोधन से जो नगर पालिकाएं थी उनको संवैधानिक दर्जा मिला, अर्थात नगर पालिकाओं का संविधान में उल्लेख हुआ। क्लियर? उसके बाद अपन देखते हैं कि उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी देश में प्राइम मिनिस्टर थे, और जो शंकर दयाल जी शर्मा है वो उस समय देश में राष्ट्रपति थे, यानी कि प्रेसिडेंट थे। कब? जब ये 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी।
ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। क्या हुआ, लोकसभा में यह बिल 22 दिसंबर 1992 को पास हुआ। ठीक उसके अगले दिन, एक दिन बाद यह बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। यहाँ लोकसभा की जगह राज्यसभा कर लेना, नीचे वाला मिसप्रिंट हो गया। यानी कि 23 दिसंबर को राज्यसभा में यह बिल पास हुआ और राज्यसभा लोकसभा दोनों से बिल पास होने के बाद अनुमति के लिए राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया, जिन्होंने 20 अप्रैल 1993 में लगभग ठीक 4 माह बाद इस बिल पर, इस संशोधन पर अपनी अनुमति दी। और अनुमति देने के बाद 1 जून 1993 से यह संविधान संशोधन लागू हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं कि अपन ने अभी तक क्या पढ़ा। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए। ठीक है, इस संशोधन से पहले नगर पालिकाएं राज्य सरकार के अंडर में थी। इस संशोधन से क्या हुआ, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। इस संविधान संशोधन के समय देश में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव जी। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे, शंकर दयाल जी शर्मा। इस समय प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल जी शर्मा। ठीक है, यह बिल लोकसभा में कब पास किया गया, यह बिल लोकसभा में 22 दिसंबर को, उसके बाद राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को, और उसके ठीक लगभग 4 माह बाद 20 अप्रैल 1993 को इस बिल पर राष्ट्रपति जी ने अपनी अनुमति दी। उसके बाद 1 जून 1993 से यह संविधान संशोधन हमारे देश में, संपूर्ण देश में लागू हुआ। इस संविधान संशोधन के लागू होने से क्या फर्क पड़ा, क्या नई चीजें जुड़ी, संविधान में क्या चेंजिंग की गई, उसके बारे में अपन देखते हैं कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में, भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची यानी कि 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये जो अनुसूची है, यही नगर पालिका के लिए एक हीटिंग पावर का काम करती है। उनको ताकत दी, नगर पालिकाओं को इसी अनुसूची से ताकत मिली, क्योंकि इस अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए नगर पालिकाओं के लिए। यानी कि जो उनको काम करना है, वो 18 काम उनको इस अनुसूची में दिए गए। नगर पालिकाओं को फ्री हैंड किया गया कि आप ये काम अपने आप कीजिए, कहीं भी इस काम के लिए ज्यादा अनुमति लेने की आवश्यकता ही नहीं, ये काम आपके अंडर में है, आज से ये काम आप कीजिए। नालियां बनानी उस शहरों में, सड़कों से संबंधित काम हो, लाइट से संबंधित काम हो, और भी जो साफ सफाई संबंधित काम हो, उन कामों के बारे में अनुसूची में जो 18 विषय में बताया गया। और नगर जो है शहर, उनके विकास में तेजी आई, इसलिए ये 18 विषय इस अनुसूची में जोड़े गए। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वीं अनुसूची में इसके अलावा और क्या हुआ, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के 18 विषय जोड़े गए, अर्थात नगर पालिकाओं को इन कार्यों की जिम्मेदारी दी गई, उनको फ्री हैंड किया गया कि ये काम आपका है, इन कामों को आप कीजिए। ठीक है, इसके अलावा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। इस 9A में अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक जोड़े गए। इन अनुच्छेदों में क्या कहा गया, इन अनुच्छेदों में नगर पालिकाओं से संबंधित जो भी बातें हैं, नगर पालिकाओं का गठन है, नगर पालिकाओं का कार्यकाल है, नगर पालिकाओं में वित्त की व्यवस्था कहाँ से होगी, इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष वार्ड पार्षद के चुनाव कैसे होंगे, ठीक है, नगर पालिकाओं को घटाया बढ़ाया कैसे जा सकता है, महिलाओं के लिए आरक्षण कितना होगा, ये सब व्यवस्थाएं इन अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक बताई गई है। लेकिन यहाँ अपन उनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इस चीज को अपन डिटेल में जो ईयूआरओ के पार्ट फर्स्ट है, जिसमें आपकी जो राजनीतिक विज्ञान टॉपिक है सब्जेक्ट, उसमें एक टॉपिक है नगरीय एवं स्थानीय स्वशासन, वहां पर अपन इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चले आगे। चलो सर, इस संविधान संशोधन के तहत 3 स्तरीय नगरीय स्वशासन की व्यवस्था की गई, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, क्या हुआ, 3 स्तरीय नगरीय स्वशासन की व्यवस्था की गई, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद और नगर निगम। राजस्थान में यह संविधान संशोधन 9 अगस्त 1994 से लागू हुआ। राजस्थान में कब वो लागू, ये याद रखना, 9 अगस्त 1994 से संशोधन लागू हुआ। अब अपन देख लेते हैं कि अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा है, जल्दी से 1 मिनट में। अपन ने पहले तो ये पढ़ा कि जो
शहरी स्थानीय निकाय थे उनको मजबूती प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन लाया गया। इस संशोधन से पहले नगर पालिकाएं राज्य सरकार के नियंत्रण में थी। इस संशोधन से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। प्राइम मिनिस्टर इस संशोधन के समय पीवी नरसिम्हा राव जी थे और जो राष्ट्रपति है वो शंकर दयाल जी शर्मा थे। यह बिल लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को लाया गया, राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को लाया गया। उसके ठीक 4 माह बाद, लगभग 4 माह बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी ने इस पे अनुमति दी, इस पे अनुमति मिली। इनकी अनुमति मिलने के बाद 1 जून 1993 से यह संविधान संशोधन लागू हुआ और इस संविधान संशोधन के जरिए संविधान में क्या क्या ऐड किया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। इस 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए नगर पालिकाओं के लिए, यानी कि नगर पालिकाओं के कार्यों को परिभाषित किया गया कि यह नगर पालिका कार्य है, इनको करने के लिए उन्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उनको फ्री हैंड किया गया ताकि शहरों का जो विकास है उसकी रफ्तार में कमी न आए, रफ्तार तीव्र गति से हो, नागरिकों को असुविधा न हो। उसी वजह से ये संविधान संशोधन हुआ और उसमें 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए, यानी कि 18 कार्य नगर पालिका के जोड़े गए। उसके बाद इसमें क्या हुआ, भाग 9A संविधान में जोड़कर अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक जोड़े गए। इन अनुच्छेदों में क्या बताया गया है, नगर पालिका से संबंधित संपूर्ण प्रावधान जो है वो जो इस इन अनुच्छेदों में पी से जेड जी तक बताया गया है। नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित, उनके कार्यकाल से संबंधित, महिलाओं को आरक्षण से संबंधित, नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद है उनके चुनाव से संबंधित, ठीक है, जो चीजें हैं वो इसमें बताई गई। इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ, 3 स्तरीय नगरीय स्वशासन की स्थापना हुई। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये 3 चीजें इस संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें ये व्यवस्थाएं हुई। राजस्थान में यह संविधान संशोधन कब लागू हुआ, राजस्थान में यह संविधान संशोधन 9 अगस्त 1994 से लागू हुआ। इस चीज को आप ध्यान से याद रखना, 9 अगस्त 1994 को लागू हुआ। चलो अब आगे चलते हैं, यहां तक समझ आ गया, बिल्कुल आ गया। मैं 2-2, 3-3 बार इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बाद में दोबारा समय खराब न करना पड़े। आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं वो क्लास में ही यहीं पर सब चीजें याद हो जाए, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसकी शुरुआत कहां से हुई, क्या कुछ हुआ, इसको लागू करने के समय कौन अपने सीएम साहब थे, किस प्रकार से इसको लागू किया गया, उसके बारे में सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। क्या हुआ, राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम 2009 कब, जब 13वीं विधानसभा चल रही थी 2008 से 13 के बीच में, जब अपने जो सीएम साहब है वो अशोक जी गहलोत थे और उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे, जो 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष है वो कौन थे, दीपेंद्र सिंह शेखावत जी। दीपेंद्र सिंह शेखावत जी उस समय हमारी विधानसभा के अध्यक्ष थे और जो राज्यपाल थे वो शैलेंद्र कुमार, राज्यपाल कौन थे, हमारे गवर्नर थे शैलेंद्र कुमार जी, उस समय गवर्नर थे। और जो दीपेंद्र सिंह जी शेखावत है वो विधानसभा अध्यक्ष थे और सीएम साहब थे अशोक जी गहलोत, ठीक है। उस समय सीएम साहब कौन थे, अशोक गहलोत। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई सर। दोबारा देख लो, राजस्थान में जब नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू हुआ उस समय 13वीं विधानसभा चालू थी। 13वीं विधानसभा 2008 से 13 के बीच उसका कार्यकाल था। उस समय विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत जी, राज्यपाल शैलेंद्र कुमार जी और अशोक गहलोत हमारे क्या थे, मुख्यमंत्री यानी कि सीएम साहब थे। ठीक, क्लियर हो गई बात। आप इतना याद रखना, दीपेंद्र शैलेंद्र गहलोत, दीपेंद्र शैलेंद्र गहलोत, दीपेंद्र शैलेंद्र गहलोत यानी कि अध्यक्ष, राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन, दीपेंद्र शैलेंद्र और गहलोत, दीपेंद्र शैलेंद्र और गहलोत, ठीक है। जैसे अपन याद करते हैं ना, डीएसपी साहब, अपन ने देखा है डीएसपी साहब होते हैं, उनको आप डीएसजी याद कर लेना। क्या याद कर लेना, डीएसजी, डीएसजी साहब। 13वीं विधानसभा में जब ये नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ उस समय कौन थे अधिकारी, डीएसजी थे। कौन थे, डीएसजी, दीपेंद्र जी डी से, एस से शैलेंद्र जी और जी से गहलोत जी। दीपेंद्र जी कौन थे, विधानसभा के अध्यक्ष, फिर राज्यपाल साहब शैलेंद्र जी और गहलोत जी
कौन थे इस समय? सीएम। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई सर। चलो आगे। राज्यपाल महोदय ने इस अधिनियम को अनुमति कब दी? 11 सितंबर 2009 को इस अधिनियम को अनुमति दी। और इस अधिनियम की जो अधिसूचना है उसका राजपत्र के भाग 4 क में प्रकाशन किया गया। किसमें किया गया? भाग 4 क में प्रकाशन किया गया। ये 2009 का 18वां अधिनियम था और उक्त अधिनियम भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में बना था। क्लियर है? यहां तक सबको समझ आ गया ना? याद हो गया एकदम अच्छे से? हो गया सर। एक बार दोबारा देख लेते हैं सर। देख लो, 13वीं विधानसभा थी 2008 से 13 के बीच। उस समय नगरपालिका अधिनियम 2009 लागू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री कौन थे? डीएसजी साहब। डीएसजी साहब, डी से दीपेंद्र जी विधानसभा अध्यक्ष, एस से शैलेंद्र सिंह जी कौन थे? राज्यपाल साहब, और जी से गहलोत साहब जी अपने सीएम साहब। क्लियर? यहां तक क्लियर है सर। चलो आगे। इस अधिनियम को राज्यपाल महोदय ने अनुमति कब दी? 11 सितंबर 2009 को अनुमति दी। इनकी अनुमति दी और अधिसूचना जो थी इस अधिनियम की उसका राजपत्र के भाग 4 क में, ये याद रखना कौन से भाग में प्रकाशन किया गया? भाग 4 क में इसका प्रकाशन किया गया। 2009 का ये 18वां अधिनियम था। कौन सा अधिनियम था? 18वां। और यह अधिनियम भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में बना था। यहाँ तक क्लियर है ना? सबको याद हो गया एकदम अच्छे से? यहाँ तक हो गया सर। अब चलो आगे। मैं आपको सब कुछ क्लास में ही याद करवाने वाला हूँ, अलग से आपको दोबारा क्लासें न देखनी पड़े। आप बस थोड़े थोड़े साथ में नोट्स बनाते रहना, जिससे आपको रिवीजन करने में दोबारा बाद में कठिनाई का सामना न करना पड़े। ठीक है? अब अपन पढ़ते हैं मेन मुद्दे की बात, जो नगर पालिका अधिनियम, जिस अधिनियम का सभी ईओ आरओ साहब को इंतजार था पढ़ने के लिए, सब जो अधिकारी बनने की उत्सुकता रखे हुए हैं सभी बच्चे, उन बच्चों को किसका इंतजार था? नगर पालिका अधिनियम 2009 का इंतजार था। ये इंतजार अब आपका यहाँ पर पूरा होगा। नगर पालिका अधिनियम 2009, आपको इसमें क्या याद रखना है? 17/6/344। 17/6/344 क्या हो गया? 17/6/344। क्लियर है? क्लियर है सर। 17 नगर पालिका अधिनियम 2009 है, उसमें 17 अध्याय है, 6 अनुसूचियां हैं और 344 धाराएं हैं। ठीक है ना? ये फैक्ट आप याद कर लेना। 17 अध्याय है, 6 अनुसूचियां हैं और 344 धाराएं हैं। 17/6/344 एनी टाइम आपके कानों में गूंजना चाहिए। 17/6/344। अब बात है पते की, जो मुद्दे की बात है कि ये अध्याय तो इस अधिनियम में 17 है सर, लेकिन अपने सिलेबस में कितने हैं? अपने सिलेबस में इन 17 अध्याय में से 9 अध्याय नगर पालिका की जो ईओ आरओ की वैकेंसी है, आरपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 9 अध्याय। कौन कौन से? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसके बाद 7 नंबर, फिर 11, 12, 13 और 14। ये 9 अध्याय अपने सिलेबस में है। कौन कौन से सर? स्टार्ट कहां से करते हैं? 1 से करते हैं ना? 1 को छोड़ दो, फिर 4, 2, 3, 4, 5। कौन से? 2, 3, 4, 5। उसके बाद 7 नंबर। ठीक है? फिर 1 से 10 तक 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 को छोड़ दिया, फिर 11 से 20 तक 11 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 11 को छोड़ेंगे नहीं। 11, 12, 13, 14। ये चीजें क्लियर हो गई सभी को? इतनी हो गई सर। तो क्या है? नगर पालिका अधिनियम में 17 अध्याय है, 6 अनुसूची है, 344 धाराएं हैं। ये जो 6 अनुसूची है इनका उल्लेख कहाँ पे किया गया है सर? इनका उल्लेख किया गया है भाई साहब 7वें अध्याय में, जो राजस्व से संबंधित है नगर पालिका के, उस अधिनियम में इन अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। अलग अलग धारा में अलग अलग अनुसूची का उल्लेख किया गया है, जिनके बारे में डीप से अपन आगे जब 7वां अध्याय अपने आएगा क्लासों में, उस समय गहराई से इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है? अब इसके अलावा मेन बात क्या है? जो ये अध्याय है इनके नाम आपको थोड़े याद होने चाहिए, और किस अध्याय में कौन सी धारा आती है वो भी अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है नगर पालिका इन अध्यायों से संबंधित। जिस प्रकार से आरपीएससी का पैटर्न है, एक साइड अध्याय के नाम दे देगी, एक साइड में धाराएं दे देगी, इतने से इतने किसमें है, ये किसमें है, या सीधी एक धारा भी दे सकती है नगर पालिका की, दे देगी। यहाँ 3 नंबर टॉपिक का नाम लिख देगी, यहाँ 47 धारा
ये किससे संबंधित है, या मिलान के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस प्रकार से आरपीएससी का जो हाई एकदम कह सकते हैं अपन टेम्परेचर वाला एग्जाम पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर। अपन इन सभी अध्यायों को एक साथ याद नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी कोई भी चीज होती है उसको एक साथ याद करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कोई भी चीज जब एक साथ आप याद करोगे वो चीज याद नहीं रहेगी, कंप्लीट मेमोरी में नहीं बैठेगी। किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए अगर आप उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हो तो उस काम को करने में आसानी हो जाती है, वक्त नहीं लगता है, वो काम पूर्ण हो जाता है और अच्छे से पूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसलिए अपन हर क्लास में दो दो अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे, दो अध्याय का नाम याद करेंगे और दो अध्याय से संबंधित धाराओं को याद करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो ऐसा ही याद करेंगे, क्योंकि अब आपके भरोसे ही हमने तो ईओ की तैयारी छोड़ दी है। बिल्कुल, मैं आपको मेरे भरोसे रहोगे तो आपको एकदम नगर पालिका अधिनियम इतना कंठस्थ करवा दूंगा कि आप सोते बैठते उठते जागते कोई कुछ भी पूछेगा तो भी आप उन धाराओं का जवाब आसानी से दे पाओगे, ठीक है। अध्याय पहले में क्या है, प्रारंभिक। अब देखो, कोई भी जब काम करते हैं अपन, काम की शुरुआत करते हैं तो प्रारंभ में क्या आता है, विचार। विचार कब आता है, प्रारंभ में विचार आएगा। मन में विचार कब आएगा कोई भी काम करने के लिए, प्रारंभ में, ठीक है। तो एक नंबर जो अध्याय उसका नाम क्या है, प्रारंभ। जब विचार आ गया मन में कि मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ पर मकान बनाना है, इस बात का विचार अगर प्रारंभ में शुरुआत में आ गया, तब आगे क्या करना पड़ेगा, उस मकान का गठन भी तो करना पड़ेगा, स्थापना करनी पड़ेगी ना, मकान को बनाना तो पड़ेगा ना, पड़ेगा। दुकान ले लो चाहिए आप, उस दुकान को बनाना तो पड़ेगा। कोई संस्था बना रहे हो, उस संस्था का गठन करना पड़ेगा, उसकी स्थापना करनी पड़ेगी ना। तो ये दो धाराएं इस प्रकार से याद कर सकते हो आप कि जब कोई भी काम हो उसको करने के लिए सर्वप्रथम विचार आता है मन में। कब आता है विचार, सर्वप्रथम, यानी कि प्रारंभ में। प्रारंभिक पहले चैप्टर का नाम है। इसमें धारा कितनी है, 1 से 2 तक इस अध्याय में अपने धाराएं हैं। एक में 1 से 2, एक में क्या है 1 से 2, ठीक है। अब आता है दूसरा, जब प्रारंभ में विचार कर लिया तब क्या होगा, उस काम का गठन, उस काम की स्थापना होगी। तो नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन, नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन, ये किस में है, अध्याय 2 में है। ये चीजें अध्याय 2 में है। इसमें धाराएं कितनी है, 3 से 50। पहले में 1 से 2, दूसरे में 3 से 50। पहले में धारा कितनी है, प्रारंभिक में 1 से 2, दूसरे में कितनी है, 3 से 50। यहां तक याद हो गया सभी को, एकदम क्लियर हो गया ना, भूलना नहीं है। मैं यहीं पर आपको याद करना है, इन्हीं क्लासों के अंदर, ठीक है। ठीक है सर, चलो आगे। सॉरी, अब अपन याद कर लेते हैं कि जो नगर पालिका अधिनियम में अपने अनुसूचियां हैं, अध्याय तो अपने हो गए, कितने अध्याय थे अपने इस अधिनियम में, 17 अध्याय हैं, जिसमें से अपने को 9 करने हैं, अपने सिलेबस में है। लेकिन जो अनुसूचियां हैं वो कितनी है सर, अनुसूची 6 है, ठीक है। कितनी अनुसूची है, 6 अनुसूची। इन अनुसूचियों का विवरण कहाँ दिया गया है, मैंने आपको भी बताया था कि जो नगर पालिका का अध्याय 7 है, नगर पालिका में राजस्व से संबंधित, क्या नाम है, राजस्व। नगर पालिका में राजस्व, उस राजस्व से संबंधित जो अध्याय है 7वां, उसमें इन 6 अनुसूचियों का अलग अलग धाराओं में अध्ययन कराएंगे। उस अलग अलग धाराओं में इन अनुसूचियों को प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है। ठीक है साहब, चलो आगे। क्या पढ़ा अपन ने, नगर पालिका के इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं और इन 6 अनुसूचियों में अलग अलग धाराएं हैं जिनका अध्ययन कहाँ है, 100 अध्याय 7 में बताया गया है, राजस्व से संबंधित। अब तीसरा चैप्टर भी आपको यहाँ पर साथ में याद हो गया। तीसरा चैप्टर कौन सा है, अध्याय 7 है जो ये, ठीक है। 2 अभी ऊपर आपने याद किए थे, प्रारंभिक 1 से 2, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया, नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन 3 से 50।
और ये 7 नंबर अध्याय है जो इसका नाम क्या है, राजस्व, नगर पालिका में राजस्व। इसमें धारा कितनी है, 101 से 140 तक धाराएं हैं। ये भी थोड़ा सा याद कर लेना, इस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कि नगर पालिका का जो 7वां अध्याय है उसका क्या नाम है, नगर पालिका में राजस्व, और उसकी धाराएं कितनी है, 101 से 140। ठीक है, क्लियर, इतना समझ आ गया सभी को, आ गया। अब अपन याद करते हैं ये जो धाराएं हैं इनको पहले, उसके बाद आगे वाली चीज को याद करेंगे। ठीक है, क्या हुआ, 108, 108, 2 और 3 एक साथ में है, एक ही धारा में है, दूसरी और तीसरी अनुसूची 2 3 7, 108, 2 3 7, चौथी, पांचवी, छठी लगातार है, बस पांचवी छठी में एक का गैप है, चौथी 30 में, पांचवी 31 और छठी 33। ये क्या है, नगर पालिका अधिनियम की धाराएं हैं, ये नगर पालिका अधिनियम की धाराएं है। इन धाराओं में इन अनुसूचियों का जिक्र किया गया है। एक बार दोबारा देखते हैं कि 108, 2 3 7, 8 के बाद पीछे 7 आएगा, ये थोड़ा सा 8, 108 के बाद 7 117 में ही आएगा सबसे पहले। ठीक है, इस चीज को रिलेट करके अपन याद कर सकते हैं, याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। 108, 2 3 7, 2 3 7, यानी कि 7 कौन से, 117, 117। चौथी, पांचवी, छठी लगातार है, पांचवी छठी में एक का गैप है, इतना ध्यान रखना है। चौथी 130, पांचवी 131 और छठी 133, यानी कि 30 वाली एक ही लाइन में है तीनों, ये एक का गैप जरूर है बीच में, लेकिन तीनों एक ही लाइन में है। अब अपन देखते हैं कि इन धाराओं में, धाराएं तो हमने पढ़ ली सर, लेकिन इन धाराओं में क्या क्या बताया गया है अपन नॉर्मली यहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में जब अध्याय 7 पढ़ेंगे उस समय इनका अध्ययन करेंगे। लेकिन नॉर्मली कौन सी धारा में, कौन सी अनुसूची में क्या बताया गया, उसके बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं, उसके बारे में अपन याद यहाँ पे कर लेते हैं। कर उगाही एवं आपत्ति के लिए नोटिस, यानी कि जो कर इकट्ठा करती है नगर पालिका उससे पूरे जो नोटिस देती है वो, उसके बारे में इसमें बताया गया है। दूसरा और तीसरी अनुसूची क्या है, ट्रांसफर, अंतरण की सूचना का प्रारूप। किसका ट्रांसफर, जैसे अपने पास खाली जमीन है उसके ऊपर अगर अपन भवन बनाते हैं या भवन बना हुआ है उसको नए भवन में तब्दील करते हैं, ट्रांसफर करते हैं अपन, एक बिल्डिंग ऊपर और बनाते हैं, तो उसके बारे में नगर पालिकाओं को सूचना देनी पड़ेगी, क्योंकि नगर पालिका तो पता लगेगा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, अपने को खुद को वहां पे सूचना इसमें देनी पड़ेगी, उसका इसमें प्रारूप है। फिर तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है, डिमांड, मांग के नोटिस का प्रारूप, 5 में वारंट और 6 में सीज। अब अपन इसको बढ़िया ट्रिक से याद करते हैं, यह तो याद हो गई आपको यहाँ से तो सारी चीजें कि भाई कौन सी में कौन सी धारा है। दोबारा देख लो, 1 में 108, 2 3 7, चौथी, पांचवी, छठी एक लाइन में 30 वाली में, चौथी 30 में, पांचवी 31 में और छठी में एक का गैप देके 32 नहीं 33 में। ठीक है, इतनी याद हो गई। अब अपन इसको याद करते हैं, इसको याद करने का क्या ट्रिक है, टी स्क्वायर डीवीएस। एक तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, क्या कर सकते हो, टी स्क्वायर डीवीएस। टी स्क्वायर मतलब 2 बार टी, यहाँ टैक्स कर की बात हो रही है, मतलब टैक्स पहली, दूसरी ट्रांसफर, तीसरी डी से डिमांड, चौथी वी से वारंट, पांचवी एस से सीज। ठीक है, कैसे याद कर सकते हो अपन इसको, अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं सर कि टी स्क्वायर डी वी एस, ये 500 याद हो जाएगी आपको, इनमें जो प्रावधान किया गया है। नॉर्मली क्वेश्चन आएगा, डिटेल में नहीं आएगा, तो आपका गलत नहीं होने वाला। ठीक है, क्या आएगा, टी स्क्वायर, क्रम से एकदम, ये टी स्क्वायर डीवीएस, टी पहले टी से टैक्स, टैक्स से संबंधित है पहली अनुसूची, दूसरी और तीसरी, दूसरे टी से क्या, ट्रांसफर, अंतरण से संबंधित है, उसका प्रारूप है। ठीक है, तीसरी के बाद चौथी किसमें है, डी, डी से डिमांड यानी कि मांग का नोटिस है, उसका प्रारूप है इसमें, पांचवी वारंट का प्रारूप है वी से, और छठी एस सीज, सीज कौन, संपत्ति, सीज संपत्ति की तालिका नोटिस का प्रारूप इसमें दिया गया है। यहां तक समझ आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले जब अपने टैक्स लगा, सबसे पहले क्या हुआ, टैक्स लगा, जब टैक्स सरकार ने लगाया तो अपने को पैसे क्या हो गए, सरकार को ट्रांसफर करने पड़ेंगे, अपन ने पैसे ट्रांसफर किए नहीं, तो क्या हुआ, सरकार ने डिमांड नोटिस दे दिया, डिमांड नोटिस पे भी अपन कुछ नहीं किया तो सरकार ने वारंट जारी कर दिया,
वारंट जारी हो गया तो संपत्ति सीज। क्लियर? ये ठीक लगी मुझे आपके याद करने के हिसाब से कि सरकार ने सर्वप्रथम टैक्स लगाया अपने पे, टैक्स लगाने के बाद क्या होगा, अपने को राशि सरकार को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ट्रांसफर अपन ने की नहीं तो क्या हुआ, सरकार ने डिमांड नोटिस भेज दिया। डिमांड नोटिस भेजा तब अब भी अपन नहीं चाहते तो क्या आ गया, वारंट आ गया। वारंट आते क्या हो, संपत्ति सीज। क्लियर? मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत अच्छे से आपको एक साथ में याद हो रहा है। भले ही अपन धीरे चल रहे हैं लेकिन अभी परीक्षा में वक्त लगने वाला है, कम से कम 3 महीने ये वैकेंसी नहीं आने वाली है। तब तक अपन इस बैच के माध्यम से सभी धाराओं को इसी प्रकार एवं इससे भी शॉर्ट तरीके से आगे आगे एकदम इजी भाषा में इनका अध्ययन करेंगे। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, 1 108 2 3 7 4 5 6 वो 30 वाली लाइन में 30 31 और एक गैप छोड़ के 33। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर। अब सर यहाँ पढ़ा था ना, यहाँ पढ़ा था टी स्क्वायर डीवीएस, यानी कि पहले टी सरकार ने टैक्स लगाया, टैक्स लगाया तो अपने को राशि ट्रांसफर करनी पड़ेगी सरकार को। अपन ने ट्रांसफर की नहीं तो सरकार ने क्या किया, डिमांड नोटिस भेज दिया। डिमांड नोटिस भेजा, उस पर भी नहीं चाहते तो सरकार ने अपने को वारंट जारी कर दिया। तो वारंट जारी करने के बाद संपत्ति सीज। ये ट्रिक है, इसके लिए याद करने के लिए आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसको ऐसे लिख लेना आप, टैक्स टैक्स फिर आगे ट्रांसफर, उसके आगे डिमांड नोटिस, उसके आगे वारंट और लास्ट में संपत्ति सीज। इस प्रकार से अपने नोट्सों में इसको तैयार कर लेना ताकि आप भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, अब चलें आगे। चलो सर आगे अब अपना आता है अध्याय फर्स्ट। कौन सा अध्याय? अध्याय फर्स्ट, पहला अध्याय जो अपने सिलेबस में तो नहीं है लेकिन अध्याय पहले की जो धारा 1 है उसको अपन याद कर लेते हैं। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है इसमें, उनको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अध्याय पहले का नाम आपको पता है क्या नाम था? मैंने क्या बताया था? प्रारंभ। यानी किसी भी काम को करने के लिए विचार मन में कब आता है? प्रारंभ में, शुरुआत में कोई विचार आता है, प्रारंभ। तो अध्याय 1 का नाम क्या हो गया? प्रारंभ। इसमें धारा कितनी थी? 1 से 2 तक। कितनी धाराएं थी? 1 में 1 से 2। ठीक है, अब पहली धारा है। अब मैं आपको जो आज 4 धाराएं पढ़ाने वाला हूँ 1 से 4, उन चारों धाराओं को भी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ उन धाराओं का नाम क्या है, याद करने का हिंट दे देता हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। धाराएं जो है 4, इनको अब ये कह सकते हो P4। ये क्या है सर? हम तो यहाँ पे नगर पालिका अधिनियम पढ़ रहे हैं, आप ये P4 इंग्लिश गणित क्या पढ़ा रहे हो? इंग्लिश गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप फॉर्मूले के हिसाब से थोड़ी सी ये हिंट देने के लिए आपको याद करने में आसानी हो। P4 क्या है सर? P4 पहला P प्रारंभ व प्रसार, दूसरा P परिभाषाएं, तीसरा P परिसीमन, चौथा P परिवर्तन से छूट। कुछ उपबंध है जिनके परिवर्तन यानी कि लागू होने से छूट दी जा सकती है नगर पालिका को। ठीक है, समझ आया कुछ? दोबारा समझाओ सर। ये लो समझो, अध्याय 1, ये लो, नाम क्या था? प्रारंभिक। अध्याय 1 का नाम क्या था? प्रारंभिक नाम था। अध्याय 1 का नाम हो गया प्रारंभिक। धाराएं कितनी थी सर? 1 से 2। नाम क्या था इस अध्याय का? प्रसार और प्रारंभ, यानी कि संक्षिप्त नाम प्रसार प्रारंभ। ठीक है, दूसरी परिभाषा का नाम क्या है? परिभाषाएं ही, उसमें परिभाषाएं दी गई है। 3 नंबर धारा है, उसका क्या नाम है? उसमें 3 नंबर धारा में नगर पालिकाओं का परिसीमन, पी से परिसीमन दिया गया है। तो चौथे में परिवर्तन से छूट, कुछ उपबंध जिनके परिवर्तन यानी कि लागू होने से छूट दी जा सकती है नगर पालिकाओं को। ठीक है, चारों धाराएं आपको शॉर्ट में याद हो गई। अब अपन पहली धारा से अध्ययन करते हैं कि इस धारा में क्या कुछ बताया गया है। चलो पढ़ते हैं। पहली धारा में यह कहा गया है कि इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 होगा। यह अधिनियम छावनी क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगा। ठीक है, जो छावनी क्षेत्र है उसको छोड़ करके ये अधिनियम संपूर्ण राज्य में लागू होगा। और जो अधिनियम है इसका नाम होगा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। यह अधिनियम ऐसी तारीख से लागू होगा जो राज्य सरकार
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है। क्या पढ़ा आपने अभी, क्या समझ आया? ये समझ आया कि धारा 1 है उसका नाम क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ, यानी कि इस धारा का संक्षिप्त नाम, उसका प्रसार यानी कि फैलाव और प्रारंभ। अधिनियम का नाम क्या होगा? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 होगा। छावनी क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान राज्य में यह अधिनियम लागू होगा। ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, लागू होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। और इस अधिनियम के लिए अधिसूचना जो है वो कब जारी की गई थी? 11 सितंबर 2009, यानी कि 11/9/9। ट्रिक वाइज याद कर सकते हो 11/9/9। क्या? 11/9/9। कैसे याद कर सकते हो? 11/9/9, 11/9/9, 11/9/9 को यह अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? चलूं आगे, एक बार दोबारा बता देता हूं कि अध्याय 1 नाम था प्रारंभिक। ठीक है, धारा थी इसमें 1 से 2। इसमें क्या पॉइंट लिखे हैं? 4 पॉइंट। अधिनियम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाएगा। छावनी क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राज्य में लागू होगा। ऐसी तारीख से लागू होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में, किसमें? राजपत्र में क्या करे? अधिसूचना जारी करे तब। और ये अधिसूचना इसके लिए राजपत्र में कब जारी की गई? अधिसूचना जारी की गई 11 सितंबर 2009, यानी कि 11/9/2009 को। ठीक है, यहां तक आपको सबको समझ आ गया होगा। अब आगे चलूं, अध्याय पहले की धारा 2 है। 2 में क्या दिया गया है? परिभाषाएं दी गई है। ये 40-45 परिभाषाएं हैं। इनको मैं अभी आपको नहीं करवाऊंगा, अपने वैसे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी परिभाषाओं को तो अपने मालूम होना चाहिए, जिससे क्या है कि आगे अपने चैप्टर्स में जहाँ जहाँ ये काम आएगी, ये शब्द यूज होंगे, वहां पे अपने को समझने में फायदा मिलेगा। इसलिए एक साथ नहीं करवाऊंगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं जो भी काम होता है उसको टुकड़ों में बांट के करना पसंद करता हूं, और आपको भी उसी प्रकार से कराऊंगा। अगली क्लास से आपको 2-2 परिभाषाएं क्लास के अंत में, जब क्लास खत्म होने वाली होगी तब क्लास के अंत में 2-2 परिभाषाओं का हर क्लास में अध्ययन करवाऊंगा, जिससे धीरे धीरे करके सभी परिभाषाएं आपके याद हो जाएगी और आपको परेशानी भी नहीं होगी याद करने में। अच्छे से याद भी हो जाएगी, परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, और अब यहाँ पे समय भी बच जाएगा। 2-2 करके अपन याद कर लेंगे, अपने को समय का पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, चलूं आगे। अब चलता हूं मैं नगर पालिका की जो मुख्य धारा है, नगर पालिका बनने की, जो कौन सी? अध्याय 2। अध्याय 2 का क्या नाम है भाई साहब? नाम है नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन। क्या है? नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन। इसमें क्या दिया गया है? धारा 3 से 50 तक अपने को दी हुई है। कितनी धाराएं दी हुई है? धारा 3 से 50 तक अपने यहाँ इस अध्याय में उल्लेख किया गया है। मैंने आपको बताया था चारों धाराओं के 1 से 4 तक याद कैसे करने हैं। प्रसार, फैलाव, दूसरे में परिभाषाएं, तीसरे में परिसीमन, और चौथे में परिवर्तन से छूट। अब यहाँ पर अब अपन नगर पालिकाओं के परिसीमन के बारे में, यानी कि नगर पालिका अधिनियम की धारा जो 3 है उसका अध्ययन करने वाले हैं। परिसीमन क्या होता है? सीमा में उतार चढ़ाव, मतलब कमी बेसी करना, सीमा को बढ़ा देना, घटा देना, इधर खिसका देना, इधर से यहाँ ले आना, यही परिसीमन है। जो सीमाओं में चेंजिंग करते रहना नगर पालिकाओं में, ये नगर पालिका का परिसीमन है। धारा 3(1)। अब आप कहोगे सर और तो कोई भी ये 3(1) उपधाराएं नहीं पढ़ा था, लेकिन आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अपने पास अभी भी समय है, अभी वैकेंसी आई नहीं है, इसलिए अपने पास समय है, इसलिए अपने उपधाराओं को भी याद कर लेंगे तो अपना कुछ नहीं जाने वाला। क्योंकि पिछली बार जो नगर पालिका का ईओ का जो एग्जाम हुआ था, आरपीएससी ने लिया, उसका सेकंड पार्ट बहुत कमजोर आया था, मतलब मीडियम था, एकदम हार्ड नहीं था। इस बार जो आरपीएससी जिस पैटर्न लेवल पे चल रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आरपीएससी का जो पैटर्न है, ईओ की जो वैकेंसी जब भी आएगी, उसका एग्जाम होगा, उसमें उसी प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन उपधाराओं का भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, जितनी याद होती है उतनी बढ़िया है, नहीं होती है तो फैक्ट तो याद करने ही है, पर अभी समय है इसलिए अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आगे 3(1) नगर पालिका
अधिनियम की धारा 3 में नगर पालिकाओं का परिसीमन और 3(1) में क्या कहा गया? 3(1) में यह कहा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर नगर पालिकाओं का परिसीमन करेगी। क्या करेगी राज्य सरकार? राजपत्र में अधिसूचनाओं का प्रकाशन करेगी। उस प्रकाशन के माध्यम से नगर पालिकाओं का परिसीमन करेगी। यानी कि राज्य सरकार क्या करेगी? राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी। इस अधिसूचना के माध्यम से नगर पालिकाओं का परिसीमन करेगी। क्लियर? यहाँ समझ आ गया? आ गया। अब सिर्फ परिसीमन करेगी कैसे, वो यहाँ पढ़ते हैं। परिसीमन कैसे होगा? नगर पालिका की अलग अलग कंडीशन राज्य सरकार के हाथ में है। किसी को नगर पालिका बनाना, नगर पालिका समाप्त करना, 2 भागों में बांटना, नई नगर पालिका बनाना, किसी विद्यमान नगर पालिका में किसी पास के क्षेत्र को शामिल करना, ये सब चीजें राज्य सरकार के हाथ में है। ये कैसे कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। जब ये होती है, घोषणा होती है, तब क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी सब यहाँ पे पढ़ेंगे। देख, सबसे पहले क्या कर सकती है? देखो, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। कोई भी क्षेत्र है, ये पहले नगर पालिका नहीं था, इसको नगर पालिका घोषित कर सकती है। दूसरी कंडीशन में क्या है? जो विद्यमान नगर पालिका है, पहले से विद्यमान नगर पालिका है, उसमें किसी क्षेत्र को शामिल कर सकती है। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? आ गई सर। क्या बताया मैंने? नई नगर पालिका बना सकती है। नई नगर पालिका बना सकती है। क्या कर सकती है? नई नगर पालिका बना सकती है। या फिर ये नगर पालिका है, इसके पास में थोड़ा सा क्षेत्र पड़ा है, इसको इस नगर पालिका में शामिल कर सकती है। ठीक है, समझ आ गई? ये जब कंडीशन होगी तब क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि जो नियत दिवस, अधिनियम में क्या लिखा हुआ है? नियत दिवस। नियत दिवस का मतलब जिस दिन अधिसूचना जारी होगी, जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उसके 6 माह के अंदर सदस्यों का निर्वाचन करवाना आवश्यक होगा। क्या पढ़ाया मैंने? कि जब किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जाएगा, तब जिस दिन अधिसूचना जारी होगी, यानी कि नियत दिवस से 6 माह के भीतर भीतर यहाँ पर क्या होगा? सदस्यों के चुनाव करवाने होंगे। क्लियर? क्लियर सर। चलो आगे। आगे क्या है? किसी विद्यमान जो नगर पालिका है उसमें किसी पास के क्षेत्र को शामिल कर लिया जाए, तब क्या कंडीशन बनेगी सर? तब ये कंडीशन बनेगी कि जिस नए क्षेत्र को शामिल किया है उस क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से, यहाँ भी वही नियत दिवस लिखा हुआ है अधिनियम में, उसको आप समझ सकते हो। नियत दिवस मतलब अधिसूचना जिस दिन जारी होगी इसको शामिल करने की, उस दिन से 6 माह के भीतर आप यहाँ पर इलेक्शन आपको करवाने होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ पर उसमें तो सारे, पहली कंडीशन थी उसमें क्या होगा? सभी सदस्यों के चुनाव होंगे। भाई टोटल नगर पालिका ही नहीं बनी है तो उसके नए वार्ड घोषित किए जाएंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबके सदस्य से चुनाव होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? किसी विद्यमान क्षेत्र में नगर पालिका में कोई पास का क्षेत्र मिलाया जाता है, जैसे 2 वार्ड मिला दिए पास के क्षेत्र, इसके 2 वार्ड हो गए, इन 2 वार्ड के 2 मेंबर यानी कि 2 पार्षदों का चुनाव करवाया जाएगा, सभी का नहीं होगा। जो ये नया मिलाया है ना क्षेत्र, इसी का यहाँ पर इलेक्शन करवाया जाएगा। अब अपन चलते हैं आगे वाली में कि जब सरकार नगर पालिका बना सकती है, नई किसी क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल कर सकती है, तो सर नगर पालिका से किसी क्षेत्र को बाहर भी निकाल सकती है। बिल्कुल निकाल सकती है। सरकार के हाथ में है सब कुछ। बाकी इस प्रकार के जो प्रशासनिक फेरबदल किए जाते हैं वो नागरिकों की सुविधा के लिए ही किए जाते हैं। ठीक है, ताकि नागरिकों को अनावश्यक असुविधा न हो, विकास में कमी नहीं आए। जो बड़े गांव होते हैं उनको नगर पालिका इसीलिए घोषित किया जाता है कि नगर पालिका बनेगी तो वहां पे मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होगी, विकास गति में तेजी आएगी। ठीक है, तो सरकार का उद्देश्य ये नहीं होता कि भाई यहाँ से तोड़ दिया, मरोड़ दिया, नया बना दिया, कोई मजा नहीं आ रहा उनको, लेकिन वो अपनी सुविधा के लिए ही इस प्रकार के कार्य करती है। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे कि जब सर ये बात तो ठीक है, बाहर निकाल देगी, नगर पालिका से बाहर कर सकती है किसी क्षेत्र को, तब फर्क क्या पड़ेगा? जिस क्षेत्र को नगर पालिका से बाहर निकाला है उस क्षेत्र के सदस्यों को हटा दिया जाएगा। देखो सर, ऐसे कैसे हटा सकते हैं? बिल्कुल हटाएंगे सर। जब
ये नगर पालिका है, इसका इतना एरिया है, इसको हटा दिया नगर पालिका से, मान लो यहाँ 3 वार्ड थे या 4 वार्ड थे, इन 4 वार्डों को नगर पालिका से निकाल दिया, तो ये पार्षद कहाँ जाएंगे, इनको घर बैठा दिया जाएगा कि आप अब नगर पालिका के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि जब आपका क्षेत्र ही नगर पालिका का सदस्य नहीं है तब आप सदस्यता कैसे ले सकते हो। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? आ गई सर। आगे चलो, आगे वाली में क्या है, नेक्स्ट फैक्ट में, कि जब ऐसा हो सकता है तो ये भी हो सकता है सर कि एक नगर पालिका है और उसको 2 भागों में बांट दिया जाए। ये नगर पालिका है, इसको 2 भागों में बांट दिया जाए, बिल्कुल बांट दिया जाएगा सर। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि इस एरिया में जो पार्षद हैं, जो वार्ड है, इनके सदस्य जो है वो तो इस नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे, और इस नगर पालिका में जो वार्ड है, जिसके वार्ड मेंबर है जो, वो इस नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। क्लियर है? यहाँ समझ आ गया सभी को? आ गया। क्या बताया कि एक नगर पालिका को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, इस एरिया के जो वार्ड मेंबर है वो इस नगर पालिका के सदस्य होंगे, इस एरिया के जो वार्ड मेंबर यानी कि पार्षद है वो इस नगर पालिका के सदस्य माने जाएंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि एक नगर पालिका के, ये नगर पालिका है, कि किसी भाग को अन्य नगर पालिका में शामिल कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है साहब, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है अपने नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनको किसी भी काम के लिए भटकना न पड़े, उनकी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए सरकार किसी भी प्रकार का फैसला ले सकती है। ठीक है, ले लेगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये एक नगर पालिका थी, इसका इतना एरिया है, किसी भाग को अन्य नगर पालिका में शामिल कर सकती है, इस नगर पालिका में शामिल कर दिया, तब क्या होगा, इस नगर पालिका के जो सदस्य है ना, इस नगर पालिका के जो सदस्य हैं वो जो नई नगर पालिका में जाएंगे ना, उसके सदस्य माने जाएंगे, इसके नहीं माने जाएंगे। आज से वो इसके सदस्य समझे जाएंगे। क्लियर है? समझ आ गई बात? आ गई सर। एक नगर पालिका के किसी भाग को अन्य नगर पालिका में शामिल कर सकती है, कर लेगी तो होगा क्या सर, होगा ये कि ये जो इसके सदस्य हैं, जो भाग दूसरी मिला है दूसरी नगर पालिका में, तो अब से ये जो पहली नगर पालिका के सदस्य जिनके भाग को दूसरी नगर पालिका में मिला है, उस दूसरी नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। किसी नगर पालिका क्षेत्र को समाप्त भी किया जा सकता है, बिल्कुल नगर पालिका क्षेत्र को समाप्त कर सकती है। उससे क्या होगा, सदस्यों की सदस्यता समाप्त, सदस्यों की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा। धारा 3(1), ये थोड़ी बढ़िया आगे की छोटी छोटी धाराएं हैं, इस पे थोड़ा सा टाइम देना, यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा। 3(1) में क्या बताया गया, नगर पालिकाओं का परिसीमन। 3(1) में क्या कहा कि वो परिसीमन कैसे होगा, वो परिसीमन राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी और उसके माध्यम से नगर पालिकाओं का परिसीमन करेगी। परिसीमन करेगी कैसे सर, किसी भी नए क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। करेगी तो क्या होगा, घोषित करते ही 6 माह में चुनाव करवाने होंगे। ठीक है सर, आगे चलो। किसी विद्यमान नगर पालिका में किसी क्षेत्र को शामिल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तब क्या होगा, शामिल करेगी तब जिस क्षेत्र को शामिल किया है उस क्षेत्र के सदस्यों के लिए, उतने वार्ड के मेंबरों के लिए 6 माह में चुनाव यहाँ भी करवाने होंगे। बिल्कुल सर, करवाएंगे। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, जब इतना कुछ कर सकती है तो किसी नगर पालिका से किसी क्षेत्र को बाहर भी निकाल सकती है। जी सर, बाहर निकालेगी तब क्या होगा, जब बाहर निकालेगी तब ये जो बाहर जिस एरिया को बाहर किया है ना, उसके जो सदस्य है उनको हटा दिया जाएगा, उनको घर बैठा दिया जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। आगे वाले में क्या है कि एक नगर पालिका है, ठीक है, उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। बांट देंगे, लेकिन बांटेंगे तब क्या होगा, ये नगर पालिका ये 2 भागों में बांट दिया, इस साइड की ये नगर पालिका 1 हो गई, ये 2 हो गई मान लो, तो इस नगर पालिका इस भाग के जो सदस्य हैं वो इस एक के भाग सदस्य माने जाएंगे, और इसमें जो सदस्य वार्ड मेंबर है, पार्षद है, वो क्या होंगे, वो इस 2 में दूसरी नगर पालिका में सदस्य माने जाएंगे। क्लियर? क्लियर है सर। चलो आगे चल पड़े। एक नगर पालिका के किसी भाग को
किसी अन्य नगरपालिका में शामिल कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है सर। एक नगरपालिका के किसी भाग को अन्य नगरपालिका में शामिल किया जा सकता है। शामिल करेगी तब क्या होगा, इसका जो भाग दूसरी नगरपालिका में शामिल किया है, आज के बाद यहाँ के जो भी 4 या 5 2 जितने भी वार्ड थे जिनको दूसरी नगरपालिका में मिलाया है, ये सदस्य इस नगरपालिका के सदस्य समझे जाएंगे, यानी कि इसके सदस्य हो जाएंगे, क्योंकि ये भाग तो इसमें मिल गया, अब ये इसी के वार्ड मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है सर किसी नगरपालिका क्षेत्र को समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, समाप्त करेंगे तो क्या होगा, सदस्यों की सदस्यता समाप्त। ओके, यहाँ तक सभी को समझ आ गया? आ गया सर। अब अपन चलते हैं धारा 3 की उपधारा जो 2 है, उसमें क्या कहा गया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि साहब परिसीमन तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस परिसीमन के बाद उनकी जो सीमाएं बनाने का काम है, राज्य सरकार ने तो राजपत्र में सूचना जारी कर दी कि ये एरिया इस एरिया में मिला दो, इस नगरपालिका के 2 भाग कर दो। ठीक है, हो गया। इस एरिया को यहाँ लेना है, इस एरिया को नगरपालिका में मिला दो, इसको नई नगरपालिका बना दो, हो गया सब। लेकिन उसकी जो सीमाएं है ना, उनका सीमाओं को बनाने का काम कौन करेगा, उसका निर्धारण कौन करेगा, जिला कलेक्टर। सीमाओं का निर्धारण कौन करेगा, जिला कलेक्टर साहब इन सीमाओं का निर्धारण करेंगे। क्या करेंगे, जो परिसीमन से सीमा का निर्धारण है, सीमा चिन्ह का, सीमा के जो चिन्ह है उनका निर्धारण कौन करेगा, जिला कलेक्टर, या उसके द्वारा कोई भी जो अपॉइंटेड, मतलब जिला कलेक्टर खुद करेंगे या फिर उनके द्वारा कोई नियुक्त किया गया अन्य अधिकारी है ना, जो प्राधिकृत करेंगे, वो वही ये काम कंप्लीट करेगा। हो गया सर। ठीक है, राज्य सरकार ने सीमाएं बता दी, निर्धारण कर दिया उन सीमाओं का, लेकिन उन सीमा चिन्ह का, सीमाओं का निर्धारण कर दिया, फिर सीमा चिन्ह है वो कौन बनवाएगा, ये जिला कलेक्टर साहब बनवाएंगे या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी बनाएगा, बना दिया। लेकिन इसका जो खर्चा है वो कौन उठाएगा सर, पैसे तो लगेंगे ना, खर्चा तो लगेगा, सीमा चिन्ह बनाने में लगेंगे सर। तो उस खर्चे को कौन उठाएगा, जिस नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन हुआ है वही नगरपालिका सीमा चिन्ह के निर्माण का और उसके अनुरक्षण यानी कि उसके मेंटेनेंस का खर्चा वहन करेगी। अच्छा, ये बात है सर, है बिल्कुल। क्या समझ आया कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके सीमाएं बना देगी, परिसीमन कर देगी, सीमा घटा बढ़ा देगी, घटा बढ़ा दी। उसके बाद जो सीमा के चिन्ह है उनका निर्धारण कौन करेगा, जिला कलेक्टर साहब करेंगे या उनके द्वारा नामित प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी है वो करेगा। ठीक है, इससे जो खर्चा आएगा उसको वहन कौन करेगा, जिस नगरपालिका के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है वही नगरपालिका उन सीमा चिन्ह के निर्माण और अनुरक्षण का खर्च वहन करेगी। ठीक है सर, समझ आ गया ना? यहाँ तक याद साथ साथ में करते रहना, बाद में समय खराब नहीं करना है, तो छोटे छोटे साथ में नोट्स बनाते रहना। जब 3:3 में क्या बताया गया है कि जब कोई क्षेत्र है, ठीक है ना, कोई एरिया है, उस एरिया में क्या हुआ, नगरपालिका नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे, राज्य सरकार खत्म कर सकती है या दूसरे में मिला सकती है। तब उस नगरपालिका की जो संपत्ति थी, उसका जो फंड था, उसके दायित्व थे, लाइबिलिटीज थी उनकी, उनके जो अधिकार थे, उनका क्या होगा, वो सभी राज्य सरकार के पास चले जाएंगे। जब कोई क्षेत्र नगरपालिका नहीं रहे तब क्या होगा, उस नगरपालिका की निधि राज्य सरकार के पास, उसकी संपत्ति, दायित्व, सब अधिकार राज्य सरकार के पास चले जाएंगे। और यदि उस नगरपालिका की कोई आगम है, कोई कुछ प्राप्त होने वाला है, तो उसको वह उस नगरपालिका के फायदे के लिए खर्च करेंगे। कौन, राज्य सरकार जैसा आदेश दे वैसे ही। समझ आ गई बात? दोबारा समझा दो सर एक बार। जब कोई क्षेत्र नगरपालिका नहीं रहे, जब कोई क्षेत्र नगरपालिका नहीं रहे तब क्या होगा, उस नगरपालिका का जो फंड है, उसके अधिकार हैं, उसकी संपत्ति है, उसकी लाइबिलिटीज है, दायित्व है, वो सब राज्य सरकार के पास चले जाएंगे। फिर क्या होगा, यदि उसकी कोई आगम है, कुछ आने वाला है, तो वो उसी नगरपालिका के फायदे के लिए खर्च किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार उनको आदेश देगी उस हिसाब से वो खर्च करेंगे। ठीक है सर, चलो आगे। जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका ना रहे, ठीक है, अभी क्या बताया अपन ने, जब कोई क्षेत्र नगरपालिका ना रहे तब उसके संपत्ति, अधिकार, दायित्व उनके पास चले जाएंगे। किसके पास, राज्य सरकार के पास। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका ना रहे तथा उसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में शामिल कर दिया जाए। सरकार कर सकती है ऐसा
क्या कर सकती है सरकार कि ये जो एरिया है ये नगर पालिका अब से नहीं है, तो इसकी अधिकार सरकार के पास चले गए, तो सरकार किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को ये सौंप सकती है। मामला सौंपेगी तब क्या होगा, तो वही जो नगर पालिका की निधि है, फंड है, उसका अधिकार है, संपत्ति दायित्व, वो उस स्थानीय प्राधिकारी के पास चले जाएंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि स्थानीय प्राधिकारी कौन है। क्वेश्चन में ये आ सकता है कि स्थानीय प्राधिकारी की परिभाषा में निम्न में से कौन सम्मिलित है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्थानीय प्राधिकारी है उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी कोई भी परिभाषा है ना कानून में फिक्स नहीं है, कोई भी परिभाषा फिक्स नहीं है। नगर पालिका स्वयं एक स्थानीय प्राधिकारी है। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी कौन है, नगर पालिका स्वयं एक स्थानीय प्राधिकारी है। नगर निगम भी स्थानीय प्राधिकारी हो सकता है, जिला प्रशासन है वो भी हो सकता है, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो भी हो सकती है, जिला परिषद हो गई, अपने पंचायत समिति है, ये चीजें भी क्या हो सकता है, स्थानीय प्राधिकारी हो सकती है। जैसे जयपुर में जेडी है, जयपुर विकास प्राधिकरण, वो भी हो सकता है। अजमेर विकास प्राधिकरण है वो भी हो सकता है। जो भी विकास प्राधिकरण है वो भी हो सकते हैं। यानी कि किसको सौंपेंगे, जो उनके नजदीकी होगा ना, नगर परिषद है वो भी हो सकती है, नगर निगम भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ कोई क्षेत्र है, ये मान लो बीकानेर जिला है। ठीक है, ये इसकी लूणकरण नगर पालिका है। इस नगर पालिका को मान लो हटा दिया जाए, इसके पास में यहाँ पर कौन सी है, मान लो बीकानेर ये डूंगरगढ़ की नगर पालिका, मान लो नापासर की नगर पालिका है, इसको लूणकरण को हटा दिया जाए, नापासर को रखते हैं, तब क्या करेंगे, इसके जो अधिकार है ना किसको देंगे, जो जहां तक कोशिश होती है ना, जो नजदीकी होता है ना उसी को दिया जाता है। तब क्या करेंगे, जब नापासर नगर पालिका को इसका चार्ज दे दिया जाएगा, मतलब इसके काम दे दिए जाएंगे, चार्ज तो क्या ये नगर पालिका है ही नहीं, लेकिन इसके जो बचे हुए काम है वो पूरे करने आपको, तो ये जो नापासर की नगर पालिका है ये इस मामले में स्थानीय प्राधिकारी होगी। समझ आ गई अब तो बात। और जो भी इस नगर पालिका क्षेत्र के अधिकार है, निधि है, फंड, ये संपत्ति दायित्व, वो क्या होंगे, उस स्थानीय प्राधिकारी यानी कि लूणकरण नगर पालिका के जो अधिकार थे, संपत्ति दायित्व थे, वो किसके पास चली जाएगी, नापासर की नगर पालिका के पास चले जाएंगे। ठीक है, चलूं आगे, चलो सर। अब देखते हैं कि जब किसी नगर पालिका किसी स्थानीय क्षेत्र को एक नगर पालिका क्षेत्र से बाहर कर दूसरी नगर पालिका में शामिल कर लिया जाए, कर लिया सर, तब क्या होगा, तब राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श करेगी, फिर राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी कि प्रथम नगर पालिका में निहित नगर पालिका निधि एवं संपत्ति और दायित्व का ऐसा भाग दूसरी नगर पालिका में शामिल हो गया है। ठीक है, क्या होगा, ये दो नगर पालिकाएं थी, इस नगर पालिका का कोई एरिया इस नगर पालिका में शामिल हो गया, मतलब इससे तो इसको बाहर कर दिया और इसमें इसको शामिल कर दिया, तब क्या होगा, इस एरिया के इतने एरिया के जो भी इसकी फंड संपत्ति दायित्व है ना, वो किस में चले जाएंगे, दूसरे में चले जाएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लिए सरकार क्या करेगी, सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी। क्या करेगी, राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन करके ये बताएगी कि पहली नगर पालिका के उस क्षेत्र में जो जिसका इस भाग में इस दूसरी नगर पालिका में मिला है ना, उसका जो उस क्षेत्र है होता, उसकी जो संपत्ति दायित्व अधिकार है वो इस दूसरी नगर पालिका में निहित यानी कि शामिल हो गई है। चले अब आगे, चलो सर। 3(6) में क्या कहा गया है, 3(6) में ये कहा है कि कोई भी आवास गृह, भंडार गृह आदि 2 या 2 से अधिक नगर पालिका क्षेत्रों की सीमाओं में स्थित है तो राज्य सरकार उसकी अधिकारिता रखने वाली नगर पालिका की घोषणा करेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि कोई भी जो आवास गृह, भंडार गृह जो है, बिल्डिंग्स, उनको 2 या 2 से अधिक नगर पालिका उन पे अपनी अधिकारिता जमा रही है, तब सरकार क्या करेगी, उसकी अधिकारिता रखने वाली नगर पालिका की घोषणा करेगी। क्लियर, क्लियर सर। चलो आगे, 3(7) कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लो। क्या है कि जब किसी स्थानीय क्षेत्र को जब नगर पालिका में शामिल किया जाता है तब उस क्षेत्र पर वही नियम लागू रहेंगे। जैसे मान लो ये एरिया था, इस एरिया को इस नगर पालिका में शामिल कर दिया,
तो इस एरिया पे वही नियम लागू होंगे जो ऐसे क्षेत्र को शामिल करते समय उस नगर पालिका में लागू थे। यानी कि यहाँ इसको यहाँ जब मिलाया तब जो नियम यहाँ लागू थे वो कि वही नियम यहाँ लागू रहेंगे जब तक राज्य सरकार कोई निर्देश न दे। ठीक है, क्या दोबारा देख लो कि ये एरिया, ये नगर पालिका, इसको इसमें शामिल किया, इसको शामिल किया जब इस एरिया को इसमें, इस समय यहाँ जो नियम थे वही नियम इस पे लागू होंगे जब तक राज्य सरकार अलग से कोई दिशा निर्देश या आदेश न दे। ठीक है, समझ आ गई? आ गई सर। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। 3(8) धारा 3(8) में क्या बताया गया है? धारा 3(8) में ये कहा है, धारा 3(8) में ये बात कही है कि जब किसी गांव या गांव का कोई क्षेत्र नगर पालिका में शामिल कर लिया जाए तब क्या होगा सर? पहले तो ये देखो, दो कंडीशन है इसमें, या तो किसी गांव को, कंप्लीट गांव को, या किसी गांव के थोड़े से हिस्से को जो शहर से जुड़ गया है उस हिस्से को नगर पालिका में शामिल कर लिया जाए तब क्या होगा? ऐसा जो क्षेत्र है ना वो उस दिन से गांव नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पंचायती राज एक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। उस पे अधिकारिता किसकी हो गई? नगर पालिका की हो गई साहब। नगर पालिका की जब अधिकारिता हो गई तब वह गांव गांव नहीं रहेगा। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम के नियम उस पर लागू नहीं होंगे, अर्थात पंचायत अब काम करना वहां पे बंद कर देगी और नगर पालिका वहां पे काम करेगी। क्लियर? सरपंच, उप सरपंच और पंच है ना, उस नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। कब समझे जाएंगे? जब किसी गांव को, गांव के किसी क्षेत्र को किसी नगर पालिका में शामिल कर लिया जाता है तब क्या होगा? उसके जो सरपंच साहब है, उप सरपंच और पंच है, उनको उस नई नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। ये अस्थायी सदस्य होंगे और इनके चुनाव है जो वो 6 माह के अंदर करवाने होंगे। क्लियर? क्लियर है। तथा अगर किसी गांव को नई नगर पालिका घोषित किया जाता है, मान लो ये तो था कोई भी थोड़ा सा क्षेत्र है उसको वहां ले लिया, ठीक है ना। ये देखो मैं आपको इसे समझाता हूं दोबारा। जैसे शिवगंज सिटी है, नगर पालिका है, इसके पास में गांव पड़ता है केसरपुरा, ये है शिवगंज नगर पालिका। गांव एकदम पास में है, गांव इतना विकसित हो गया कि सिटी के एकदम क्लोज में आ गया, तो सिटी से जुड़ जाएगा। अभी ये क्या ग्राम पंचायत है केसरपुरा, ये क्या शिवगंज नगर पालिका है। ठीक है, जब इस गांव को इस नगर पालिका में शामिल कर लिया जाए, किसमें? शिवगंज नगर पालिका में शामिल कर लिया जाए, तब क्या होगा? या फिर इस गांव को ही नई नगर पालिका घोषित कर दिया जाए, केसरपुरा गांव को नई नगर पालिका घोषित कर दे या फिर इसमें मिला दे, तब यहाँ क्या होगा? उस दिन से यहाँ पर जो पंचायत है वो काम करना बंद कर देगी, गांव गांव नहीं रहेगा, नगर पालिका बन जाएगा, अधिकारिता नगर पालिका की हो जाएगी, और यहाँ जो सरपंच है, उप सरपंच और पंच है ना, उस नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? आ गया सर। तथा इसके अलावा क्या हो सकता है? ये नगर पालिका, किसी गांव को नई नगर पालिका जब घोषित किया जाता है तो ये सरपंच, पंच और पंच, सरपंच, उप सरपंच और जो वार्ड पंच है उस नई नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के रूप में काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। कैसे करेंगे? ये अस्थायी सदस्य होंगे, 6 माह के अंदर इनके चुनाव करवाए जाने होंगे और इसकी जो संपत्ति दायित्व वो भी नगर पालिका में निहित हो जाएगी। किसकी? ग्राम पंचायत की। मैंने क्या बताया? 2 बात बताई, इन दोनों बातों को ध्यान से दोबारा सुनना। बात नंबर 1, बात नंबर 2, गांव के किसी क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल कर लिया जाए तब क्या होगा? थोड़े से क्षेत्र को शामिल कर लिया जाए तो इसके जो है ना सदस्य, इस गांव के जो सरपंच वगैरह, और वो यहाँ क्या होंगे? जब शामिल करेंगे तब किसी गांव को मान लो शामिल कर लिया, तब यहाँ के सरपंच साहब क्या होंगे? उप सरपंच है, पंच है, वो इस नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे और अस्थायी होंगे। ठीक है, इनको यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो बना नहीं सकते। इस गांव को पूरे को इसमें जैसे केसरपुरा गांव को शामिल कर लिया शिवगंज नगर पालिका में, तो क्या होगा? यहाँ जो सरपंच साहब है, उप सरपंच साहब है और जो वार्ड पंच है उनको इस नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य माना जाएगा। लेकिन कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? 2 ये कहती है कि जब इस केसरपुरा गांव को
नई नगर पालिका घोषित कर दिया जाए तब क्या होगा? उस समय क्या होगा, यहाँ के जो सरपंच है, उप सरपंच है और वार्ड पंच है, इनको क्या बनाया जाएगा? अस्थायी रूप से ये तो अध्यक्ष माने जाएंगे इस नगर पालिका के, ये उपाध्यक्ष और ये पार्षद। ठीक है, ऐसे होगा। दोनों में अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन में जब किसी गांव को नगर पालिका में शामिल किया जाता है तब तो उसके पंच, सरपंच, उप सरपंच उस नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य होंगे जिनका 6 माह में चुनाव करवाया जाना है, ये अस्थायी सदस्य होंगे। ठीक है, लेकिन जब किसी गांव को नई नगर पालिका घोषित किया जाता है, जैसे केसरपुरा गांव को नई नगर पालिका घोषित करते हैं, तब क्या होगा? यहाँ के जो सरपंच साहब, उप सरपंच और जो वार्ड पंच है, वो उस नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद माने जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ये चीज समझ आ गई? आ गई। और इनके चुनाव होंगे, क्या होंगे? 6 माह के अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आ गई? इस चीज का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि गांव से नगर पालिका बनने के बीच जो प्रशासन है ना, वो खाली न रहे और काम चलता रहे, यानी कि क्षेत्र का विकास न रहे, विकास कार्यों में कोई कमी न आए और लोगों को अनावश्यक अपने डॉक्यूमेंट्स से संबंधित काम होते हैं जो नगर पालिकाओं में, पंचायत में, उनके लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। यहां तक समझ आ गई सभी को? बात आ गई सर? आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है? धारा 3(9) में क्या कहा गया है? धारा 3(9) में ये बात कही है कि जब किसी गांव के क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने अथवा किसी गांव को नगर पालिका घोषित करने की प्रक्रिया उसको आसान बनाने के लिए राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा आवश्यक निर्देश दे सकती है। समझ आ गई बात? पावर किसके हाथ में है? राज्य सरकार के हाथ में है। वो आदेश दे सकती है। किसका आदेश दे सकती है? कि कोई भी जैसे गांव है, किसी गांव को नगरपालिका में शामिल अथवा किसी गांव को नगरपालिका घोषित करने की जो प्रक्रिया है, 2 प्रक्रिया मैंने अभी बताई थी आपको ऊपर। या तो किसी गांव को नगरपालिका में मिला लिया जाता है या नई नगरपालिका बना दिया जाता है। तब क्या होगा? इस प्रक्रिया को इजी बनाने के लिए राज्य सरकार लिखित में आदेश दे सकती है, निर्देश दे सकती है, आवश्यक दिशा निर्देश दे सकती है। जैसे किसी गांव को शहरी क्षेत्र में जोड़ना हो तो उसकी पूरी प्रक्रिया है वो सरकार तय करेगी और उसके दिशा निर्देश भी सरकार ही जारी करेगी। क्लियर कहानी? मतलब इसके जो पावर है वो सरकार के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में, वही इसके माध्यम से जो भी निर्देश है, दिशा निर्देश है, वो लिखित में देगी। क्लियर? अब चलते हैं आज की अंतिम धारा में, धारा नंबर 4। धारा 4 क्या कहती है? कि नगर पालिका बोर्ड को, नगर पालिका बोर्ड में कौन? अधिनियम के ऐसे उपबंध के परिवर्तन से छूट दे सकती है जो उसके लिए अनुपयुक्त है। मान लो कि कोई नियम है, विनियम है, जो किसी नगर पालिका अनुपयुक्त है, उसके लिए उपयोगी नहीं है वो, तो उनको लागू करने से, उनके उपबंध है जो, उनकी जो कंडीशनें हैं, उनको लागू करने से नगर पालिका बोर्ड को छूट दे सकती है। कौन दे सकती है? राज्य सरकार दे सकती है। छोटी सी कहानी है। और ये छूटें, ये जो है, कब वापस लागू नहीं होगी? जब तक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों को पुनः लागू न करे। समझ आ गई बात? दोबारा समझा दे उसे। ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? धारा 4 में क्या है? अधिनियम के ऐसे उपबंध, उनसे छूट दे सकती है जो उनके लिए, उस नगर पालिका के लिए अनुपयुक्त हो। परिवर्तन से यानी कि लागू करने से छूट दे सकती है जो उस नगर पालिका के लिए अनुपयुक्त है। राज्य सरकार नगर पालिका बोर्ड को इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों के परिवर्तन लागू से छूट दे सकेगी जो उस नगर पालिका के लिए अनुपयुक्त है। और ऐसे उपबंध तब तक पुनः लागू नहीं होंगे जब तक राज्य सरकार कोई अधिसूचना द्वारा इनको लागू न करे। समझ आ गई? अब आज की धाराएं कंप्लीट हो गई। मैं एक बार आपको पुनः जल्दी जल्दी थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूं। नाम सिर्फ यहां से याद। अपन ने क्या पढ़ा? नगर पालिका अधिनियम 2009। अध्याय कितने थे इस अधिनियम में? 17 अध्याय थे, 6 अनुसूचियां थी, 344 धाराएं हैं। ठीक है, अपने काम के कौन से हैं? अपने काम के हैं वो 9 अध्याय हैं। 2 3 4 5 6 2 3 4 5, 6 नहीं है बीच में, फिर 7 है, फिर 11 12 13 और 14। 2 3 4 5, फिर 7, फिर 11 12 13 14, ये अपने काम के हैं इसमें। ठीक है, ये काम के हैं। उसके बाद अपन ने
बड़ा जो 6 अनुसूचियां हैं वो कहाँ पे है? 6 अनुसूचियां जो है वो नगर पालिका अधिनियम का जो अध्याय 7 है नगर पालिका में राजस्व से संबंधित, उसमें इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं? 6 है। 6 अनुसूचियां कौन कौन से धारा से संबंधित है? मैंने बताया 1, 108, 2, 3, 7। 7 कौन सा? 1, 1, 7, 117, 4, 5 और 6 लगातार 30 वाली लाइन में, एक में एक का गैप रखना है लास्ट वाली में। 4 130 में, 5 31 और 6 33 में। ये बात समझ आ गई? आ गई। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि अध्याय 2 अध्यायों के आज नाम याद करने हैं और उनके जो भी उनमें धाराएं हैं उनसे संबंधित, उन अध्यायों से संबंधित उनका अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, अध्याय 1 में क्या है? प्रारंभिक धारा 1 से 2 नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन। अध्याय 2 है, इसमें धारा 3 से 50। क्लियर? क्लियर सर। चलो आगे। आगे क्या है? एक ये बीच में आया था कि नगर पालिका का जो अध्याय 7 है वो राजस्व नगर पालिका से संबंधित है और इसमें 6 अनुसूचियां इसी अध्याय में दी गई है। आगे क्या था? नगर पालिका अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं और ये अध्याय 7 में दी गई है। ठीक है, क्या पढ़ाया था? 1, 108, 2, 3, 7, 8 के बाद 7, 7 कौन सा? 1, 1, 7, चौथी, पांचवी, छठी, यानी कि 30 वाली लाइन में लास्ट वाली में एक का गैप देना है। 130, 131, 133, 32 को छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बताया था? इनमें प्रावधान कौन सी धारा में क्या है इसके लिए बताया था। टी स्क्वायर डीवीएस याद कर सकते हो आप। पहले टी का मतलब टैक्स, दूसरा ट्रांसफर, तीसरा डिमांड, वारंट और सीज। सीज कौन? संपत्ति। या फिर इनको ऐसे भी याद कर सकते हो आप कि पहले अपने ऊपर क्या लगा? टैक्स लगा। जब टैक्स लगा, सरकार ने टैक्स लगाया है अपने, तो अपने को पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अपन ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो क्या आ गया? डिमांड नोटिस अपने पास आ गया। ये ट्रिक है इसको याद करने की। ठीक है, डिमांड नोटिस याद आ गया अपने पास। डिमांड नोटिस पर भी अपन ने कोई ध्यान नहीं दिया तो वारंट आ गया। वारंट आने के बाद संपत्ति सीज। क्लियर? इतना समझ आ गया? आ गया। अब मैंने बताया अध्याय 1 प्रारंभिक धारा कितनी है? 1 से 2। इसमें धारा 1 का नाम क्या है? P4। आज की 4 धाराओं को क्या नाम दिया था अपन ने? P4। P यानी प्रारंभ और प्रसार, दूसरा P यानी कि परिभाषाएं, तीसरा P यानी कि परिसीमन और चौथा P यानी कि परिवर्तन से छूट। समझ आ गई? इतनी बात आ गई। चलो आगे चलते हैं। पहली धारा क्या नाम था? संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। दूसरी धारा परिभाषाएं, इनका अध्ययन बाद में करेंगे दो दो के माध्यम से अगली क्लास से। फिर नगर पालिकाओं का परिसीमन, कौन सी धारा में? 3 में। और 4 में क्या था? नगर पालिकाओं में ऐसे उपबंध जिनको जो उस नगर पालिका के लिए अनुपयुक्त है उनको लागू करने से छूट दे सकती है। कौन दे सकती है छूट? राज्य सरकार ऐसे मामलों की छूट दे सकती है। क्या दे सकती है? ऐसे उपबंधों को लागू होने से छूट दे सकती है जो उसके लिए अनुपयुक्त हो। कौन? राज्य सरकार। ठीक है, आज की क्लास यही पूर्ण होती है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। आप लगातार 3-4 क्लासें देखना, धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लो बनेगा बहुत अच्छे से आपको याद करवाऊंगा। सारी की सारी धाराएं आपको क्लास में ही याद हो जाएगी। अलग से आपको ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी नगर पालिका बनने की, जो अधिकारी बनने की जो लालसा है, अभिलाषा है आपकी, उसको हमारी ये क्लासें जरूर पूर्ण करेगी। हम क्लासें बीच में नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल निःशुल्क बेच रहेगा। अन्य जो कई कोचिंग हैं जो बड़े बड़े पेड कोर्स बेच रही है, वैकेंसी आने वाली है, आने वाली है। हम कह रहे हैं वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है। वैकेंसी आने में 3 से 3.5 माह का समय लगेगा कम से कम। उतने समय में आप पेड कोर्स की बजाय हमारी इन निःशुल्क क्लासों से अध्ययन कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क, अच्छे एकदम सरल रूप में ये नोट्स बनाए हैं हमने नगर पालिका अधिनियम से। ठीक है, इसके साथ ही आपकी जो चैप्टर पूरे होंगे जैसे, उसके बाद क्लास टेस्ट भी लिए जाएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने वाले हैं। आप हम पर विश्वास बनाए रखें। आज के लिए धन्यवाद। अगर हमारी क्लासें अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अगर कोई कमी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से छोटा भाई समझ के मुझे अपनी राय जरूर देवें, जिससे मैं आगामी क्लासों में आपके लिए और अधिक से अधिक अच्छा करने का प्रयास कर सकूं। जय हिंद।